नमस्कार। इनकम टैक्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था बायोलॉजिकल के कुछ कंसेप्ट, सिस्टेमेटिक्स और क्लासिफिकेशंस। उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, सबसे पहला पार्ट था हमारे पास में स्पीसीज या जाति। जाति जो है क्लासिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, चूँकि जाति सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोन है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोन है, सबसे छोटा प्रकार का टैक्सोन है, और इसी से मिलके आगे के टैक्सोन्स सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जोहन रे। जोहन रे ने सबसे पहले स्पीसीज कंसेप्ट दिया, सबसे पहले स्पीसीज कंसेप्ट दिया। इन्होंने बताया कि स्पीसीज या जाति क्या होती है। चूँकि जब जोहन रे ने स्पीसीज का कंसेप्ट दिया, उस समय तक वर्गीकरण एक प्रकार से टाइपोलॉजिकल था या मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल था। इसलिए इन्होंने जाति की संकल्पना में ये बताया कि एक ही जाति के सदस्य वो सदस्य हैं जो किसी एक पेरेंट्स या जनक से उत्पन्न होते हो, या हम ये कह सकते हैं कि ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए सिंगल पेरेंट, यानी एक ही जनक से उत्पन्न होने वाले सभी सदस्य एक ही जाति के सदस्य होते हैं। इनकी एक पुस्तक भी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया जनरेलिस प्लांटेरम। इस पुस्तक में इन्होंने स्पीसीज कंसेप्ट्स को दिया और ये बताया कि स्पीसीज जो है वो एक ऑफस्प्रिंग ऑफ ए सिंगल पेरेंट्स, यानी एक जनक से उत्पन्न होने वाले सभी सदस्य एक ही जाति के सदस्य होते हैं। एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्पीसीज पे काम किया, और वो वैज्ञानिक है अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट मेयर, सॉरी। इन्होंने भी स्पीसीज कंसेप्ट दिया, लेकिन इनके अनुसार इनका स्पीसीज को कहते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। यानी सबसे पहले संकल्पना देने वाले हमारे पास में जॉन रे हैं, लेकिन दूसरे हमारे स्पीसीज के कंसेप्ट देने वाले हैं अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर ने एक बुक लिखी जिसका नाम है सिस्टेमेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि सिस्टेमेटिक्स एक बिल्कुल अलग वर्ड है जो कि बहुत सी ऊपर टैक्सोनॉमी में आ चुका है, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से हम हमेशा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू ए नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की सबसे फेमस बुक है। क्योंकि इसी का ये वर्ड है, तो इनकी बुक्स का नाम है सिस्टेमेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने मॉडर्न कंसेप्ट दिया स्पीसीज का। उन्होंने ये बताया कि स्पीसीज जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम कैरेक्टर्स, जिनके एक ही जैसे कैरेक्टर्स हो, और दे कैन इंटरब्रीड, दे कैन इंटरब्रीड, यानी ऐसे सदस्य हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखाई देते हो और आपस में अंतर प्रजनन कर सकते हो या इंटरब्रीडिंग कर सकते हो, एंड प्रोड्यूस ए फर्टाइल offspring. Another very very important things, इन्होंने ये कहा कि ऐसे ग्रुप के सदस्य जो मॉर्फोलॉजिकल सेम तो दिखाई देते हो और
वो आपस में इंटरब्रीडिंग या अंतर प्रजनन कर सकते हो। इसके साथ ही उनकी जो संतति है, आगे आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है, वो भी फर्टाइल हो या जनन सम हो, जनन योग्य हो। ये इनकी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था पूरे स्पीसीज़ के अंदर। चूँकि बहुत सी जगह पर स्पीसीज़ को इस प्रकार से देखा जाता है, कुछ हमारे पास में ऐसी स्पीसीज़ भी है जिनके अंदर ये दो कंसेप्ट तो लगते हैं, लेकिन ये पीछे वाला कंसेप्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको अलग से स्पीसीज़ का नाम नहीं दिया गया। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, वन थिंग इज म्यूल। म्यूल का नाम सुना होगा, चूंकि एक प्रकार का क्रॉस है जो कि एक मेल डोंकी और एक फीमेल हॉर्स के क्रॉस से बनाया गया। एक दूसरा दैट इज कॉल्ड हिनी, हिन्नी ये दूसरा क्रॉस है जो कि बनाया गया है मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी से। इसी प्रकार से हमारे पास में एक और वैरायटी है दैट इज एन टाइगोन, दैट इज क्रॉस बिटवीन द टाइगर एंड फीमेल लॉइन या लॉइनेस। ऐसे ही हमारे पास में एक स्पीसीज है लाइगोन या लाइगर, दैट इज द लॉइन एंड क्रॉस बाय टाइगर, फीमेल टाइगर। ये एक प्रकार की स्पीसीज है। उस कंसेप्ट के अंदर ये एक जैसे दिखाई दे भी सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक ही जनक से पैदा हो रहे हैं। डिफरेंस ये नेचुरली है, लेकिन चूंकि ये फर्टाइल नहीं है, नॉट फर्टाइल, ये आगे की जनरेशन को पैदा नहीं कर सकते, नई ऑफ स्प्रिंग नहीं दे सकते, इसलिए इनको स्पीसीज के कंसेप्ट से बाहर रखा गया है। चूँकि हमारे पास में अर्नेस्ट मेयर का कंसेप्ट था कि इंटरब्रीडिंग भी हो और एक ऐसी ऑफ स्प्रिंग दे जो कि आगे चल के जनन सम हो या जनन योग्य हो, इसलिए उनको स्पीसीज के कंसेप्ट में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया गया। अब हमारे पास में एक अलग से कंसेप्ट आता है दैट इज एन टाइप ऑफ स्पीसीज। बहुत से प्रकार की हमारे पास में जातियां हैं, उनको किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, नंबर 1 ए गैमो स्पीसीज, ए गैमो स्पीसीज। ए वर्ड इज रिलेटेड विथ एब्सेंट, गैमो रिलेटेड विथ दिस गैमेट्स, यानी ऐसे जंतु जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई गैमेट्स नहीं हो, देयर इज नो गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं है, यानी युग्मक नहीं बनते, ना मेल युग्मक बनता है ना फीमेल युग्मक बनता है। ये केवल एंड केवल ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस करते हैं, दे प्रोड्यूस ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस ओनली। ऐसी बहुत सारी जातियां जिनके अंदर गैमेट्स नहीं बनते हैं। सपोज कीजिए हमारे लोअर कैटेगरी का एनिमल है, जैसे एन एग्जाम्पल है जे अमीबा। अमीबा के अंदर किसी प्रकार के कोई गैमेट्स नहीं बनते, इसलिए इस प्रकार की ऑफ स्प्रिंग से बनने वाली जो जाति होगी हम उसको कहेंगे ए गैमो स्पीसीज, यानी इनके अंदर किसी प्रकार का गैमेट्स का निर्माण नहीं होता। ऐसे बहुत से वर्टिब्रेट्स एनिमल भी है जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, जनरेशन आगे भी चलते हैं, उनको भी ए गैमो स्पीसीज कहा जाता है। अनदर स्पीसीज या टाइप ऑफ स्पीसीज इज गैमो स्पीसीज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर गैमेट्स होंगे, यानी हमारे पास में मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण होगा। दोनों प्रकार के फीमेल्स गैमेट्स बनेंगे
और इन दोनों का जब फ्यूजन हो जाएगा तो हमारे पास में जाइगोट बनेगा और उसका डेवलपमेंट होगा। इस प्रकार के डेवलपमेंट से जो स्पीसीज बनती है एंड दैट स्पीसीज इज कॉल्ड गैमो स्पीसीज। ये अधिकांशतः जितनी भी मॉडर्न स्पीसीज है वो सारी के सारी हमारे पास गैमो स्पीसीज कहलाएगी। अनदर ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक स्पीसीज, सिम का मतलब होता है साथ साथ, यानी ऐसी कोई दो जातियां, मेयर के हिसाब से हमने देखा था कि उनके आपस में इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए। ऐसी कोई दो जातियां जो किसी सेम इन्वायरमेंट में तो रहती हो लेकिन उनके अंदर इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकता। सपोज कीजिए कि फाउल्स या मेंढक की कोई जातियां हैं, उनमें कुछ विशेष प्रकार का बिहेवियर में चेंजेज है, कुछ विशेष प्रकार का चेंजेज है जिससे उनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक ऐसा मेंढक है जो नीचे रहता है और एक ऐसा मेंढक है जो इथोलॉजिकल बिहेवियर के कारण पेड़ के ऊपर रहता है, तो उनके अंदर आपस में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ही एरिया, यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर इनका इन्वायरमेंट तो सेम होगा, सेम इन्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर ब्रीडिंग नहीं होगी, ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, इट मे बी फैक्टर्स लाइक दैट, इथोलॉजिकल हो सकता है कि इनकी इथोलॉजी में प्रभाव के कारण हो सकता है, या इट मे बी ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो, यानी उनके व्यवहार में या किसी और प्रकार के परिवर्तन के कारण उनके अंदर आपस में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। और इस प्रकार की जो जातियाँ होगी जो सेम वातावरण में ही रहती है और इस प्रकार से बनी हुई नई जातियों के ग्रुप्स को हम कहेंगे सिम्पैट्रिक स्पीसीज। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास में एलोपैट्रिक स्पीसीज। एलोपैट्रिक स्पीसीज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ सिम्पैट्रिक स्पीसीज में हमारे पास में इन्वायरमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट इन्वायरमेंट है। अलग अलग प्रकार का वातावरण है, इकोलॉजी चेंज है इनकी पूरी, ज्योग्राफिकल चेंज है। यानी ऐसी जातियां, ये दो प्रजातियां इसलिए बनी हैं चूंकि उनके बीच में काफ़ी ज्योग्राफिकल चेंजेज है, काफ़ी ज्योग्राफिकल बैरियर्स है, जिसके कारण से इनके इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती। अब ये हो सकता है कि वहाँ पर हिल्स हो, किसी हिल्स के कारण हो, या फिर इनके पास में ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा हो, बहुत बड़ा एरिया हो, जिसके कारण से इनके अंदर इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती। यानी ऐसी जातियाँ जो विभिन्न प्रकार के वातावरण या ज्योग्राफिकल बैरियर्स, जैसे कि पहाड़ है या भौगोलिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इट मे बी ऑफ डिस्टेंस, जिसके कारण से इस प्रकार से बनने वाली जातियाँ होती है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार की जातियों का एक हमारे पास में एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास में लंग फिशेज है। लंग फिशेज की 3 वैरायटी हमारे पास में, चूँकि कालांतर में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय ये सभी स्पीसीज एक साथ में रहती थी, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे भौगोलिक दूरियां या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुआ उसके साथ साथ में ये सभी के सभी दूर होती चली गई। इसके अंदर हमारे पास में 3 वैरायटी है, जैसे कि लेपिडोसाइरेन, नियोसिरेटोडस और प्रोटोप्टेरस। ये 3 प्रकार की लंग फिशेज है जो अलग अलग पाई जाती है। दैट इज एन अमेरिकन लंग फिश, ये हमारे पास में अमेरिका में है, सो इट इज़ कॉल्ड ए अमेरिकन लंग फिश। दूसरी हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, सो इस दैट इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। और तीसरी हमारे पास में अफ्रीका में पाई जाती है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया अफ्रीकन लंग फिश। यानी ये प्रजातियाँ कालांतर में शुरुआत में तो पहले साथ में थी, लेकिन जैसे जैसे जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ, ये इनकी दूरियां बढ़ी, वैसे वैसे ये अलग होती गई। इनके व्यवहार और इनके स्ट्रक्चर्स मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली चेंजेज होते गए और कालांतर में चलकर ये 3 प्रकार की स्पीसीज में निर्माण हो गई। सो इस प्रकार की जो स्पीसीज होगी दैट इज़ कॉल्ड ए एलोपैट्रिक स्पीसीज।
नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीसीज देखते हैं, अलग प्रकार की स्पीसीज। सिनक्रोनिक स्पीसीज, और नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास में एलोक्रोनिक स्पीसीज। सिनक्रोनिक, जैसा कि नाम से ही पता है, सिन का मतलब समान काल, यानी इस प्रकार की जातियां हैं जो सेम टाइम पीरियड में रहती है, सेम टाइम पीरियड में। हम जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में बात करें तो मान लीजिए मीजोजोइक एरा के अंदर यदि कोई स्पीसीज डेवलप हो रही, तो सभी वो जातियाँ जो मीजोजोइक एरा के अंदर आई या साथ में आई, उस प्रकार के स्पीसीज को हम कहेंगे सिनक्रोनिक। हम जानते हैं कि क्रोनोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर समय का या काल का अध्ययन किया जाता है। इसी हिसाब से ये बन गया हमारे पास में सिनक्रोनिक स्पीसीज, यानी मीजोजोइक एरा हो, चाहे मॉडर्न एरा हो, होलोजीन हो या होलोस्टोसीन हो, किसी प्रकार के एरा के अंदर जो एक साथ में एक समान एरा के अंदर जो स्पीसीज पाई जाएगी, उनको हम कहेंगे सिनक्रोनिक स्पीसीज। अनदर इज एलोक्रोनिक, जैसा कि एलोपैट्रिक में हमने देखा कि डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए कि कोई तो ऐसी स्पीसीज है जो मीजोजोइक एरा में बनी, कुछ ऐसी स्पीसीज है जो अभी मॉडर्न एरा में चल रही है। मान लीजिए कि हम ह्यूमन बीइंग है, अब यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है, आज का ह्यूमन बीइंग, ये होमोसेपियंस जो है, होमोसेपियंस सेपियंस, यहाँ पर मीजोजोइक एरा के अंदर मान लीजिए कि हमारे पास में एक स्पीसीज थी डायनासोरस। अब चूंकि हम जानते हैं कि डायनासोरस मीजोजोइक एरा के अंदर आया और मॉडर्न एरा के अंदर ह्यूमन बीइंग है, तो चूंकि इनका टाइम पीरियड अलग अलग है, इनकी क्रोनोलॉजी अलग अलग है, तो इस प्रकार के स्पीसीज को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड ए एलोक्रोनिक स्पीसीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप इज पैलिएंटोलॉजिकल। पैलिएंटोलॉजिकल स्पीसीज, और इसी का ग्रुप है नियोंटोलॉजिकल। नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज। पैलियोलॉजी, हम जानते हैं कि पैलियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है या जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। फॉसिल्स या जीवाश्म, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। फॉसिल्स या जीवाश्म वो होता है जो आज से पहले किसी काल में जिंदा रहे होंगे, लेकिन अब केवल उनके अवशेष ही मिलते हैं। तो यहाँ से हम देखें दैट इज एन पैलिएंटोलॉजिकल स्पीसीज, यानी वो जातियाँ जो अब जीवित नहीं हैं, लेकिन किसी समय पूर्व या उसके पहले वाले समय के अंदर यह जीवित थी, इसलिए इस प्रकार के स्पीसीज को हम कहेंगे पैलिएंटोलॉजिकल स्पीसीज। एंड एग्जांपल इज लाइक दैट आर्कियोप्टेरिक्स। चूंकि इसको हम अब देख नहीं सकते, ये एक प्रकार का फॉसिल्स है, इसलिए इस प्रकार की स्पीसीज को हम कहेंगे पैलिएंटोलॉजिकल स्पीसीज, चूंकि ये मीजोजोइक एरा और मॉडर्न एरा के बीच का कंसेप्ट था। नियोंटोलॉजिकल्स, नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज वो सारी के सारी स्पीसीज है जो कि मॉडर्न स्पीसीज है और लिविंग है और अभी मॉडर्न एरा के अंदर चल रही है। इस प्रकार के स्पीसीज को हम कहेंगे नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज। अगेन हम देखते हैं कि दूसरे प्रकार का ग्रुप कौन सा आता है। मोनोटाइपिक। मोनोटाइपिक स्पीसीज एंड अनदर ग्रुप इज पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक, जैसे ही नाम से पता, मोनो का मतलब एक, यानी ऐसी कोई जाति जो सब स्पीसीज में डिवाइड नहीं रहती हो, सब स्पीसीज में डिवाइड नहीं होती हो, या जिसकी किसी प्रकार की कोई सब स्पीसीज नहीं हो, इस प्रकार के सभी स्पीसीज को हम कहेंगे मोनोटाइपिक स्पीसीज। पॉलीटाइपिक स्पीसीज
यानी इनके अंदर विभिन्न प्रकार की सब स्पीसीज हो सकती है, वेराइटीज हो सकती है, हो सकता है इट मे बी ऑफ डीम्स और इट मे बी ऑफ क्लाइंस, यानी खूब सारी वेराइटी के पार्ट्स है जो इसके अंदर पॉलीटाइपिक है या अलग अलग ग्रुप्स में पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में कैबेज है, गोभी की अलग अलग प्रकार की वैरायटी है, जैसे कि बोट्राइसिस अलग अलग वैरायटी हो सकती है, नॉल नॉल हो सकती है, बोट्राइसिस हो सकती है या और टाइप की वैरायटी हो सकती है। यानी यदि एक से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है तो हम उसे कहेंगे पॉलीटाइपिक ऑफ स्पीसीज, और यदि एक के अंदर रहती है तो हम उसे कहेंगे मोनोटाइपिक ऑफ स्पीसीज। एक अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज दैट इज एन कीस्टोन स्पीसीज। बहुत सवाल आता है इस पे और सवाल पूछा भी जाता है इंटरव्यू बोर्ड में और दूसरी जगह भी। कीस्टोन स्पीसीज या इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज। अनदर एंड अनदर सॉरी कीस्टोन स्पीसीज, ये कोई विशेष प्रकार के स्पीसीज नहीं है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि कम्युनिटी के अंदर या इकोसिस्टम में के अंदर बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है, बहुत सारे बायोटिक कंपोनेंट्स है, लेकिन इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसके अंदर ऐसी कोई स्पीसीज इट में भी, क्योंकि इनके अंदर प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है और डिकम्पोजर्स है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स, इन वैरायटी के अंदर कोई भी ऐसे स्पीसीज, इस पूरे ग्रुप्स की कम्युनिटी की कोई भी ऐसे स्पीसीज जो इस पूरे इकोसिस्टम को डिज़ाइन करती हो या उसकी स्ट्रक्चर या संख्या कम होने से या ज़्यादा होने से पूरे कम्युनिटी पे खतरा हो जाए, तो इस प्रकार की स्पीसीज को हम कहेंगे कीस्टोन स्पीसीज। दैट इज कॉल्ड अ keystone. Another type of groups, that is a indicator species. इंडिकेटर स्पीसीज, जैसा कि हमको नाम से ही पता चलता है, इंडिकेटर्स का मतलब हो गया इंडिकेट करना, यानी किसी चीज़ की सूचना देना। बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से विभिन्न टाइप के पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, या हमारे पास फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर या मेराइन वाटर के अंदर, तो ऐसे कोई एनिमल्स या प्लांट्स, इट में भी एनिमल्स भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है, बहुत से टाइप के एनिमल्स हैं और बहुत से टाइप के ऐसे प्लांट्स हैं जो किसी कम्युनिटी के अंदर इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हो या थोड़ा सा भी चेंज हो, तो उसकी सूचना उनके संख्या बढ़ने से या उनकी संख्या घटने से पता चलता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंजेस हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर किसी प्रकार का यदि पीएच में कोई चेंज हुआ, सपोज कीजिए कि फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर पीएच का कोई चेंज है, तो पीएच का चेंज होते ही सबसे पहले जो प्रभावित होने वाली जो स्पीसीज होगी वो होगी हमारे पास में फिश। चूंकि ये सबसे पहले प्रभावित होगी कि वहाँ पर पॉल्यूशंस के कारण से या तो मछलियाँ ज़्यादा हो जाएगी या हो सकता है कम हो जाए, तो उनकी संख्या ज़्यादा होना या कम होना ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर पॉल्यूशन या तो बढ़ा है या पॉल्यूशन घटा है। सो दैट टाइप ऑफ द स्पीसीज या ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड एज ए इंडिकेटर स्पीसीज, यानी वो किसी विशेष प्रकार के चेंज या परिवर्तन का इंडिकेट करती है, इसलिए इस प्रकार के स्पीसीज को हम कहते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। जैसे प्लांट्स के अंदर मान लीजिए कोई एल्गल ब्लूम बन रहा है या किसी विशेष प्रकार का यूट्रोफिकेशंस हो रहा है, यूट्रोफिकेशंस, इस यूट्रोफिकेशंस के अंदर विभिन्न प्रकार के जितने भी फर्टिलाइजर उनकी संख्या ज़्यादा होने पर कोई विशेष प्रकार की वहाँ पर ग्रुप्स ज़्यादा बनेगा, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस प्रकार की यदि एल्गल ब्लूम या कोई विशेष प्रकार की एल्गी या
लाइकेंस आ रही है तो उससे ये पता चल जाए कि यहाँ पर विशेष प्रकार का कोई चेंजेज है या इसके अंदर कोई विशेष पॉल्यूशंस या उसमें कोई चेंजेज हुआ, तो दे कैन इंडिकेट, वो उसको इंडिकेट करती हैं, इसलिए इस प्रकार के स्पीसीज को हम कहते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है एंड दैट इज कॉल्ड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला स्पीसीज, अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऐसी कोई जातियां जो पूरे कम्युनिटी सिस्टम में सबको कवर करके रखती है या सबके संरक्षण का काम करती है, जैसे कि एक हमारे पास में एग्जाम्पल है कोरल रीफ। कोरल रीफ हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है दैट इज इन क्वींसलैंड, वहां पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर ये कोरल रीफ या उसकी जो प्रजातियां हैं वो पूरे सिस्टम को डिफाइन करती है, पूरे सिस्टम का बचाव करती है और उसी के बेस पर सभी प्रकार के अन्य जातियों का भरण पोषण होता है और उसी से सबका डेवलपमेंट होता है। सो इस प्रकार के स्पीसीज चूँकि ये छाते की तरह उनका बचाव करती है, जैसे छाता बारिश से बचाव करता है, इसलिए इस प्रकार के स्पीसीज जो पूरे सिस्टम को बचाने का काम करती है उस प्रकार के स्पीसीज को हम कहेंगे अम्ब्रेला स्पीसीज। थैंक यू।